नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रथम चैप्टर का दूसरा चैप्टर दूसरा भाग समझेंगे। संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता संस्कृति और सभ्यता संस्कृति और सभ्यता शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पर्याय मतलब एक दूसरे के पर्याय मतलब एक दूसरे के अर्थों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, पर्यायवाची के रूप में। फिर भी दोनों में भिन्नता होते हुए दोनों के अर्थ अलग अलग है। सभ्यता का अर्थ जीने के बेहतर तरीके और कभी कभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने समक्ष प्रकृति को भी झुका देना है। मतलब सभ्यता का अर्थ क्या है? जीने के बेहतर तरीके और कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति मतलब जो प्रकृति है, जहाँ अपन जी रहे हैं उसको झुका देना, प्रकृति के समक्ष अपने को झुका देना। ठीक है। इसके अंतर्गत समाजों को राजनीतिक रूप से सुपरिभाषित वर्गों को संगठित करना भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? समाज है, जो अपन जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वो समाज को, राजनीति को, क्या क्या घटनाएं घट रही है, जो समाज में रह रहे हैं उसमें क्या क्या घटनाएं घट रही है, राजनीति को सुपरिभाषित वर्गों में संगठित। इसमें जो सामाजिक राजनीतिक संगठन सभी सम्मिलित होते हैं। अब इसके अंतर्गत और सम्मिलित है भोजन, वस्त्र, संप्रेषण के विषय में जीवन को सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। अब भोजन है, क्या भोजन खाते हैं, उसमें क्या सुधार कर रहे हैं। वस्त्र, जो कपड़े अपन पहन रहे हैं उनके बारे में। संप्रेषण, एक दूसरे की जो भाषा बोल रहे हैं। संप्रेषण का अर्थ यही होता है कि जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मध्य अपनी जो भावनाएं या अपनी जो इच्छा आपस में व्यक्त करता है, उसी को संप्रेषण कहा जाता है। क्योंकि अपन जब व्यक्त करते हैं, जैसे अपनी भाषा, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मारवाड़ी है, जो भी भाषाएं हैं, वो भाषाएं अपन जब एक दूसरे को बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? भाषा के माध्यम से बोलते हैं। ठीक है। उसी को संप्रेषण का आदि के विषय में जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार कुछ वर्ग अपने आप को अधिक सभ्य समझते हैं। कुछ वर्ग अपने आप को क्या समझते हैं? अधिक सभ्य समझते हैं और दूसरों को हे दृष्टि से देखते हैं। दूसरों को हे दृष्टि मतलब एक नीची दृष्टि से देखते हैं। कुछ वर्गों की इस मनोवृत्ति ने कई बार संघर्षों को जन्म दिया। कुछ वर्गों ने इसी प्रवृत्ति को क्या जन्म दिया? संघर्ष, आपस में संघर्षों को जन्म दिया है, जिसका परिणाम मनुष्य के विनाशकारी विध्वंस के रूप में। जिसका परिणाम क्या हुआ? मनुष्य के विध्वंसकारी रूप में हुआ। ठीक है। जिसका परिणाम मनुष्य के विध्वंसकारी प्रक्रिया हुआ। ठीक है। अब इसके विपरीत आंतरिक अनुभूति से संबंध है, जिसमें मन और हृदय की पवित्रता निहित है। इसमें मन और हृदय की क्या है? पवित्रता। इसके विपरीत संस्कृति आंतरिक अनुभूति से, जो अपने अंतर्मन से जो अनुभूति होती है, उसके संबंध है। जिसके मन और हृदय की पवित्रता निहित है। मन और हृदय की पवित्रता क्या है? निहित है। इसमें कला है, जो अपने आदमी की जो हुनर है वो कला है। विज्ञान है, साइंस है, जो आपस में कोई नए नए आविष्कार है। संगीत है और नृत्य मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां समेत है, जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। एक व्यक्ति जो निर्धन है, एक व्यक्ति जो गरीब है, सस्ते वस्त्र पहने हैं, वह उसको असभ्य कहा जाता है। एक व्यक्ति जो गरीब है, जिसको असभ्य कहा जाता है, परंतु वह सबसे अधिक सुसंस्कृत व्यक्ति भी कहा जा सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, वह सभ्य हो सकता है, और जो गरीब है वो असभ्य हो, पर आवश्यक नहीं है कि वह सुसंस्कृत भी हो। गरीब है वो सुसंस्कृत हो सकता है, भले उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो अमीर है ऐसा नहीं है वो सुसंस्कृत हो।
अतः जब हम संस्कृति के विषय में विचार रखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि सभ्यता से अलग है, यह सभ्यता से अलग है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है, संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है, मानव केवल शरीर मात्र नहीं है, खाली शरीर नहीं है, वे 3 स्तरों पर जीते हैं और व्यवहार करते हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक भी व्यवहार होते हैं, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। जब सामाजिक और राजनीतिक रूप से जीवन जीने के उत्तरोत्तम तरीकों को तथा चारों ओर प्रकृति की बेहतर उपयोग सभ्यता कहा जाता है। उपयोग को क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। परंतु सुसंस्कृत होने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जब एक व्यक्ति की बुद्धि और अंतरात्मा के गहन स्तरों की अभिव्यक्ति होती है तो उसे संस्कृत कहते हैं। जब एक व्यक्ति की बुद्धि और अंतरात्मा गहन स्तरों की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति मतलब अपने जो इच्छाएं प्रकट करना, अपने जो भाव, व्यक्ति अपने भाव प्रकट करना, अभिव्यक्ति, तब उसे हम संस्कृत कहेंगे। अब संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? संस्कृति जो अंतर्मन से, संस्कृति होती है जो अंतर्मन से, और सभ्यता है, सभ्यता क्या होता है? अपने जीवन जीने के स्तरों को बेहतर करना, जीवन जीने के स्तरों को बेहतर करना। संस्कृति और सभ्यता में ये अंतर है। अब संस्कृति और सभ्यता में अपन ने पढ़ा था ना, संस्कृति किसके लिए? अलग अलग अर्थों में। सभ्यता का अर्थ होता है क्या? जीवन जीने के बेहतर तरीके में, कभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवन जीने के बेहतर तरीकों का उपयोग करना। ठीक है, और अब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति को झुका देना, ये होता है। ठीक है, इसके संस्कृति का आंतरिक अनुभूति का, उसका बाह्य अनुभूति से, जो सभ्यता है उसका बाह्य अनुभूति से, संस्कृति का आंतरिक अनुभूति से। और मन हृदय की पवित्रता निहित है, जबकि उसमें जीवन जीने के बेहतर तरीकों। विज्ञान संगीत। ठीक है, तो ये संस्कृति और समानताएं, संस्कृति और सभ्यता में 2 समानताएं लिखी है। समानताएं क्या है? दोनों ही जीवन जीने के तरीकों को, उत्तरोत्तम तरीकों का व्यक्त करते हैं। दोनों में यही है, तीनों स्तर पर जीते हैं। ठीक है, अब आगे है संस्कृति और विरासत। संस्कृति और विरासत क्या है? सांस्कृतिक विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, मतलब इतिहास से चली आ रही है। संस्कृति का विकास ऐतिहासिक प्रक्रिया है। हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सी बातें पुरखों से सीखी है। समय के साथ उन्होंने भी अपने अनुभवों से उसमें वृद्धि की है। जो अनावश्यक था उन्होंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, सांस्कृतिक विकास क्या है? ऐतिहासिक, पर इतिहास से चली आ रही है, पुराने टाइम से चली आ रही है। ठीक है, पूर्वजों ने बहुत सी बातें पुरखों से सीखी, अपने दादा परदादा से सीखी है, और समय के साथ उन्होंने अनुभव में और वृद्धि की है। जो अनावश्यक था उसको उन्होंने छोड़ दिया, जो अपने आवश्यक नहीं था। जैसे कई प्रथाएं अपने इधर थी, जो अनावश्यक था, नहीं था, उसको छोड़ दिया। जैसे पुराने समय में विधवा विवाह, ऐसे विवाह, बहु विवाह ऐसे थे, तो ऐसी प्रथाओं को क्या हुआ? उन्होंने छोड़ दिया। हमने भी पूर्वजों और अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखा है। जैसे समय बीतता है उसमें नए विचार आते हैं, और जैसे समय बीतता नए विचार आते हैं, नई भावनाएं आती है, और उसे जोड़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार जिसे हम उपयोगी नहीं समझते उसे छोड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। संस्कृति क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलग अलग हस्तांतरित होती है, मतलब एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। जो हम भाषा बोल रहे हैं, हमारे जो व्यवहार है, शादी विवाह के तरीके हैं, वो सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आ रहे हैं। ठीक है, और पीढ़ी में चले आ रहे हैं, जबकि उसमें कुछ प्रथाएं हैं जो वो छोड़ी चली जा रही है। ठीक है, जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत, जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। यह विरासत कई स्तरों पर विद्यमान होती है। मानवता ने संपूर्ण रूप से जिस संस्कृति और विरासत को अपनाया उसे मानवता की विरासत, मानवता ने जिस संस्कृति और विरासत को बनाया, क्या हो गए? उसे मानवता की विरासत। एक राष्ट्र भी संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त करता है, एक राष्ट्र भी संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त करता है, जिसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत में वे सभी पक्ष या मूल्य सम्मिलित है जो मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए। सांस्कृतिक विरासत में वे सभी पक्ष मूल्य सम्मिलित हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं।
वे मूल्य वे मूल्य जो पूजे जाते हैं वे मूल्य जो पूजे जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं, अटूट निरंतर सुरक्षित रखे जाते हैं, और आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व हो जाती है। वे मूल्य जो जिसका अपन सम्मान करते हैं, पूजे जाते हैं, उसका अपन आप पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मान करते हैं। विरासत के संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण सहायक सिद्ध होते हैं। ताजमहल, स्वामीनारायण मंदिर, आगरे का लाल किला, दिल्ली की कुतुब मीनार, मैसूर महल, दिलवाड़े का जैन मंदिर, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा, सांची का स्तूप, गोवा में क्रिश्चियन चर्च, इंडिया गेट आदि हमारी विरासत का पूर्ण स्थान है। ये सभी किसी न किसी प्रकार से संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे अब ताजमहल और स्वामीनारायण मंदिर, गांधीनगर और दिल्ली, जो ये पुरानी विरासत है। अब इसको अपन याद रखेंगे तो कि पुरानी विरासत हैं, क्योंकि आगरे का लाल किला का जुबा है। ठीक है। इसी प्रकार स्वामीनारायण मंदिर, आगरे का लाल किला, दिल्ली की कुतुब मीनार भी अपन कहते हैं कि हाँ ये बनाई हुई जो क्या है, ये संस्कृति में मूल स्थान रखती है, जो क्योंकि ये ऐतिहासिक विरासतें हैं, इनको संरक्षित किया। वास्तु से संबंधित रचनाओं, इमारतों, शिल्प कृतियों के अलावा बौद्धिक उपलब्धियां, दर्शन, ज्ञान के ग्रंथ, वैज्ञानिक आविष्कार और खोज भी सांस्कृतिक विरासत का, ये खोज सब किसका है? सांस्कृतिक विरासत का। अब वास्तुशास्त्र है, इनसे संबंधित ज्ञान है, ज्ञान, रचनाओं, इमारतों, जो वास्तुशास्त्र है, अपन वास्तुशास्त्र कहाँ से देखते हैं? जो वास्तुशास्त्र से, जिसमें अपन देखते हैं क्या है, तो उसको अपन पुराने जमाने से आज तक लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एक पुरानी विरासतें हैं, जिसको जो मूल्य है, जो अपने मूल्य है, जिनको अपन ने संरक्षित रखा है। इमारतों, शिल्प कृतियों के अलावा बौद्धिक उपलब्धियां, दर्शन, ज्ञान के ग्रंथ, वैज्ञानिक आविष्कार और खोज भी विरासत का हिस्सा है। दर्शन है, बौद्धिक उपलब्धियां हैं जो अपने ज्ञान से प्राप्त है, दर्शन है। ठीक है। अब ज्ञान के ग्रंथ है, अब जैसे कई आविष्कार हैं, जो आविष्कारों को आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार, तो अपन उसको कब से याद रख रहे हैं? नहीं तो अपन उनको कभी भूल जाते। ठीक है, कोई याद नहीं रखता। तो खोज भी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। जो खोज है, वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, जैसे न्यूटन ने आविष्कार किया, किसका? न्यूटन ने जो आविष्कार किया है, वो न्यूटन के नियम का अलग अलग, जो जैसे बॉल फेंकेंगे तो न्यूटन के अलग अलग, जैसे पत्थर फेंकेंगे तो नीचे क्यों गिरता है, ये प्रकार अलग अलग प्रकार की खोजें हैं। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का योगदान, भौतिक शास्त्र में कणाद और वराहमिहिर का योगदान, तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य को क्यों याद रखते हैं? ठीक है। अब भारतीय संविधान में गणित, खगोल और ज्योतिष में विज्ञान, गणित और खगोल विद्या में और ज्योतिष क्षेत्र में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का योगदान, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में कणाद और वराहमिहिर का योगदान, रसायन के क्षेत्र में नागार्जुन, औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत संहिता बोलते हैं ना, सुश्रुत और चरक, योग के क्षेत्र में पतंजलि का आज जो बाबा जी योग करा रहे, पतंजलि योग, उसके माध्यम से हम उसकी विरासत को याद करते हैं। ठीक है। हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रगाढ़ खजाने हैं। संस्कृति परिवर्तनशील है। संस्कृति क्या परिवर्तन है, चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमारी विरासत परिवर्तनशील नहीं है। हम प्रत्येक जो किसी संस्कृति का निश्चित समूह में संबंध रखते हैं, दूसरे समुदाय सांस्कृतिक गुणों को ले सकते हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव भारतीय संस्कृति और विरासत के साथ नहीं बदलेगा। हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें एक दूसरे को बांधे रखेगी। ठीक है। मतलब हम दूसरे की संस्कृति गुणों को ले सकते हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव भारतीय संस्कृति के साथ नहीं बदलेगा। भारतीय संस्कृति विरासत हमें एक दूसरे को बांधे रखेगी, भारतीय संस्कृति को बांध रखेगी। भारतीय साहित्य जैसे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, गीता, योग आदि ने सभ्यता की उन्नति, सही ज्ञान, व्यवहार और आभास को परिपूर्ण करके देखकर योगदान दिया है। अब सांस्कृतिक विरासत क्या है? जो पुराने पुरखों से चली आ रही विरासत को अपन ने लिया, वो सांस्कृतिक विरासत है। सांस्कृतिक विरासत की कुछ उदाहरण कौन से? अब योग, विज्ञान, वास्तु,